No nation in the world is respected like us. Every king, every prime minister, every president, they respect us. 2.5 centuries, we know that this is not an ending. This is only the beginning of the golden age of America. वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और उन अहम पेशरफ्तों पर जिन्होंने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई के नमाज जनाजा में गैर मामूली तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है और ये भी बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे ममालिक हैं जिनका आला सतही वफूद जो हैं और मुतअद्दिद है जो स्टेट्स जो हैं उनकी भी आमद यहाँ पर मुतवक्को है। ये भी कहा जा रहा है साथ साथ कि मुस्लिम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत को खित्ते की बदलती सफारती सफबंदी और इजराइल के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ के तनाजुर में देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ताज़ियाती इज्तिमा में शिरकत भी एक ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ जो है वो बनी हुई है। मुबसरीन के मुताबिक इन तकरीबात में ईरान के अंदर कौमी यकजहती के तासुर को मज़ीद मजबूत किया है, जबकि इसके इलाकाई और बैनुल-अक़वामी असरात पर भी बहस जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की को भी गैर मामूली अहमियत का जो है वो मुतामिल समझा जा रहा है। इस दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, माशी ताउन और मशरिक़ वस्ता समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल मुतवक्के है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिफारती सरगर्मियाँ खित्ते में नई सफ बंदियों को आगाज़ जो है वो देंगी और साथ ही साथ ईरान की दाखिली सूरत हाल और इलाकाई सियासत पर इन वाक़यात का क्या जो है वो असरात मरतब हो सकते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इलाकाई सिफारतकारी को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इन मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमें और अमरीका से साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। आपको और नाज़रीन को वापस लेके जाती हूँ उस दिन 28 फरवरी का दिन 2026 जिस दिन अमरीका और इजराइल ने ईरान पे जो है वो हमला किया, ईरानी क़यादत को जो है वो शहीद किया और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि पीपल आर सिक ऑफ द लीडरशिप। जैसे ही हम ये करेंगे तो सड़क पे जो है वो भंगड़े लोग डालते हुए जो है वो बाहर आ जाएंगे और दिल सेलिब्रेट कि जी हमें इस लीडरशिप से जो है वो निजात मिल गई है। व्हाट वी सी टुडे इज़ कि ठीक है वो लीडरशिप तो जो है वो आपने शहीद कर दी, लेकिन उसी तसलसल की लीडरशिप आज इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। अगर ये कहा जाए कि जो अपने प्रेडिसेसर्स हैं उनसे ज़्यादा हार्ड लाइन उनकी है जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यूनिटी की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने इब्तिदाइये में कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जो ये तकरीबात हैं, जनाजे की जो तकरीबात हैं, तदफीन की तकरीबात हैं, इसमें एक्सपेक्टेड हैं। यूनिटी इस वक्त आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत शदीद यूनिटी जो है वो इस वक्त ईरान में नज़र आ रही है, completely contradictory to what was expected on the 28th of February। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आज का ईरान जो है वो उसने बिल्कुल दुनिया को एक मुख्तलिफ जाविया जो है वो दिया है और ना सिर्फ इंटरनली ज़्यादा मजबूत है बल्कि एक्सटर्नली भी ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आता है? शुक्रिया। देखें, ये जो पिछले साल भी 12-14 दिन की जंग हुई थी अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ, वो उस वक्त भी उन्होंने ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया इनकी फैसिलिटीज को, कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, लेकिन ईरान की जो लीडरशिप, उनकी आवाम की डिटर्मिनेशन, उसको वो ब्रेक नहीं कर सके। इस दफा तो उससे कई गुना ज्यादा जो है वो इंटेंसिटी थी ईरान पे जो हमले हुए और बहुत ही मैं कहता हूँ बारबैरिक किस्म की बॉम्बिंग है जो उनके वाटर फैसिलिटीज, उनके सिविल फैसिलिटीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फील्ड वगैरह वगैरह और ऑब्वियसली मिलिट्री फैसिलिटीज ऑल्सो तो हुआ। लेकिन जितने ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के, इसराइल के, सब के सब वो हम उसमें नाकाम हो गए। रजीम चेंज नहीं कर सके। उन्होंने कुछ बागियों को लॉन्च किया ईरानी लीडरशिप के खिलाफ, वो भी चीज फेल हो गई। उन्होंने कहा कि हम इनको मिलिटरीली इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे,
तो वो तो ईरानियन तो रीबाउंड कर गए, और ये जो 8 हफ्ते उनको मिले हैं सीज फायर के, उसमें तो दे आर प्रॉब्ली इवन स्ट्रॉन्गर नाउ इन द सेंस उनकी मिसाइल इन्वेंट्री, मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स, उनके ड्रोन फोर्स जो है वो तो और ज्यादा जोश से वो फायर कर रहे हैं. जरा सी कोई धमकी आती है, जरा सा कोई हमला उन पे होता है, तो वो तो सीज फायर वायलेशन, तो वो मेरे ईरानियन जो है भरपूर तरीके से अपना रिस्पॉन्ड करते हैं. कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ईरानियंस डिस्पाइट लूजिंग देयर टॉप लीडरशिप, चाहे सिविल हो मिलिट्री हो, लेकिन उनके जो लोअर टीयर्स हैं, उनका जो सक्सेसिव लीडरशिप है, वो उन्होंने उसको खत्म नहीं होने दिया, और उसने एकदम वो आके हालात को टेक ओवर कर दिया. ईरानियंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि द ईरानियंस आर ट्रूली अ नेशन, और उनमें एक रेजिलियंस है, डिटर्मिनेशन है, विल है, और ये नहीं कि आप कहें कि जी हम इनकी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे. सवाल ही नहीं पैदा होता. आप देख लें, ये जो जिसको आपने भी कहा 1 करोड़ ईरानियन बाहर निकले हैं अपने सुप्रीम लीडर के नमाज़े के फ्यूनरल पे, स्टेट फ्यूनरल, नमाज़े जनाजा वगैरह, और तकरीबन 100 ममालिक के जो डेलीगेशन है, टॉप लोग लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो वहां पे गए हैं इजहारी यकजहती के लिए. सो ईरानियन जो है, मैं समझता हूँ दे आर बीमिंग विद कॉन्फिडेंस. वो तो आप देखेंगे उनकी रिकवरी इतनी तेज होगी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, इन नो टाइम दे विल कम बैक, और वो बड़े ग्रेटर रिजॉल्व के साथ जो है वो आएंगे. और उनकी जो कोशिश थी कि किसी तरह लोग बाहर आ जाएंगे, आपने जिस वक्त कहा 28 फरवरी को कि जनाब पहले इन्होंने किया, CIA ने, दारों ने इन्होंने कोशिश की है कि ईरान में आवाम को रिबेलियन की तरफ ले जाया जाए, रियासत की के ये जो अपना रिलीजियस रजीम है, इनकलाबी रजीम जो है उसके खिलाफ. लेकिन हुआ है, यस, और जो रजीम है उन्होंने भी बहुत सख्ती दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मर्तबा तो हो ही नहीं सका, बिकॉज वो लोग भी जो पहले निकलते थे बाहर, डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, लड़ाई होती थी, खवातीन निकलती थी, इस समय तो वो भी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल यूनाइटेड, बिकॉज दे न्यू कि वे आर यूनाइटेड, एक बिल्कुल कॉमन एनिमी है इस वक्त. ठीक है, ये जो हमें कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें और सीज पावर जो अमेरिका की तरफ से जो है वो हमें दुहाइयाँ दी जा रही हैं, ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा. आई एम सो ग्लैड कि माजी से उन्होंने जो है वो दुनिया के माजी से जो है वो सीखा है कि किस तरह जो है वो मुल्क गिरते हैं जब अंदर होती है, और स्पेशली इराक का मॉडल उनके सामने था. मैं ज़रा शराय साहब के साथ पास चलूँ. शराय साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त अगर हम देखें तो 1 करोड़ लोगों की शिरकत, जिसमें ऑब्वियसली फ्रॉम विद इन ईरान और बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं, दुनिया से लोग जो हैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं. UN की रिकग्नाइज्ड जो ममालिक हैं वो 195 हैं, उसमें से कहा जा रहा है 100 के, यानी आधे से ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ममालिक के सरबराहान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे. वो ईरान जिसके बारे में कहा जाता था कि शायद ये बिल्कुल आइसोलेट हो गया है और हमें बिल्कुल ही इसको हमने जो है बस एक धक्का लगने की देर है और बस ख़त्म है सब कुछ यहाँ पे, आज वो किस तरह जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह उसने रिस्पॉन्स दिया है, आप क्या कहेंगे? क्या इस वक्त जो है वो, अगर मैं बात करूं इजराइल में और अमेरिका में, क्या महसूस किया जा रहा होगा जब ये मनाजिर जो हैं वो स्क्रीन्स पे आते होंगे? ये इस पे ऑब्वियसली तारा साहब से पूछेंगे, अमेरिका में बैठे उनसे भी पूछेंगे क्या है, बट फर्स्ट योर टेक ऑन दिस. बहुत शुक्रिया रमशा. सबसे अहम नुकता ये है कि अब तक जो डिस्कशन हो रही थी कि ये जंग कौन जीता, और मिलिटरीली कौन जीता, साइकोलॉजिकली ये जंग कौन जीता, और इकोनॉमिकली किसकी जो है ना वो बढ़तरी साबित हुई, तो अब तक तो मतलब है जो पेपर वर्क होता रहा या दो ममालिक के दरमियान या मीडिएटर्स को जो पता था वो तो वही पता था. लेकिन आज हमारे पास एक दुनिया को दिखाने के लिए लिटमस टेस्ट बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल नजर आ रहा है कि जंग कौन जीता. आप देख रहे हैं अगर 1 करोड़ तो कहने वाली बात है, अगर 1 करोड़ ना हुए 50 लाख लोग भी हुए तो कितना बड़ा रिजॉल्व है. दूसरी बात ये कि कौन कौन से ममालिक नहीं है, और मैं यहाँ एक बड़ी पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, आप देखें पाकिस्तान की तमाम टॉप ब्रास लीडरशिप वो मौजूद है इस वक्त सैयद अली खामेनी साहब के जनाजे के अंदर, और ये दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है. अगर आर्मी चीफ मौजूद है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है,
टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप मौजूद है, हमारे गवर्नर और वज़ीर आला मौजूद है। तो दिस इज अ मैसेज कि पाकिस्तान स्टैंड बाय ईरान हर सूरत। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी सक्सेस है। दूसरा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन हमारे जो करीबी पड़ोसी मुल्क जो कि समझा जा रहा था कि शायद वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ रिकॉन्सिलिएशन में वो जाएगा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हमें उनके प्राइम मिनिस्टर नजर ना आए। हालांकि ज़ायनिस्ट मीडिया ने या जो मोदी मीडिया था उसने बड़ा पब्लिसाइज किया कि ईरान ने बाकायदा दावत दी है हिंदुस्तान को, वो आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आई थिंक ये आपने जो अपने इंट्रो में बात की ना ब्लॉक्स की, उस तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त ये कि इजराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी को एक बड़ा क्लियर मैसेज मिला है कि मिथ थी ना कि इस खित्ते के अंदर इजराइल एक सुपर पावर है अमेरिका के ईमान के ऊपर, वो मिथ खत्म हुई। दूसरा, ये मिथ भी खत्म हुई कि यूनिपोलर वर्ल्ड है और अमेरिका दुनिया के अंदर जो चाहता है वो they can dictate, वो निगेट हुआ। देखिए, a lot of factors, हम कहेंगे कि ईरान के साथ बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर भी थे जिसने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देने में बड़ी मदद की, लेकिन दिस इज टोटली चेंज ऑफ मिडिल ईस्टर्न स्ट्रक्चर। और जो मिडिल ईस्टर्न बेसिस थे 13-14 के करीब, वो अमेरिकन आपके ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हुए, मोर देन 30 टारगेट्स हिट हुए, और आज वो साबित हो रहा है कि गूगल इमेजेस और बाकी जो हमारा इस वक्त वेरिफिकेशन डेटा एनालिसिस हो रहा है कि कितना नुकसान अमेरिकन को हुआ, माली अपनी जगह पे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल और एज अ मिलिट्री पावर जो नुकसान इजराइल और अमेरिका को हुआ, वो मेरे ख्याल में एनॉर्मस है। एंड आई वुड जस्ट से अगेन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ अ 250-year-old अमेरिकन एम्पायर। एक चीज जो आपने अपने इंट्रो में की कि भाई देयर आर विजिबल हमें ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। सर, अगर इजाजत दें, इस पे आगे जाके डिटेल में बात हमने करनी है। मैं आपकी तरफ आती हूँ, डिटेल में इस पे बात करनी है। तार साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। तार साहब, आज जब ये मनाजिर टीवी स्क्रीन्स पे दिखाए जा रहे हैं, तो कि किस किस्म की जो है वहाँ पे जो है वो रसूमात, किस जोशो जज्बे से जो है, जोशो खरोश से जो है वो ईरानी, ना सिर्फ ईरानी बल्कि दुनिया जो है वो शिरकत कर रही है इस फ्यूनरल प्रोसेशन में, तो आपका क्या ख्याल है बीबी नेतन्याहू पे और ट्रंप साहब पे क्या गुजर रही होगी? देखिए, सबसे पहले तो यह करना चाहूंगा कि इंटेंशनली 4 जुलाई का इंतखाब किया गया, फिर 4 जुलाई से 9 जुलाई तक एक बहुत बड़ा एक इकट्ठ किया जा रहा है। इस पे ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, मैं वो ऑब्जेक्टिव से आना चाहता हूं। शोकेस किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस रजीम को तब्दील करने की कोशिश की वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, वो पहले से ज्यादा पॉपुलर है, और इस वक्त उसको सारी दुनिया की सपोर्ट हासिल है। और वी आर यूनाइटेड मींस के ईरान की सारी अवाम आज भी उस रजीम के पीछे यूनाइटेड है, ये ऑब्जेक्टिव, और वो उसमें काफी हद तक अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरा एक बड़ा सेंसिटिव मैटर और है कि ईरान से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे अंकारा में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कल तशरीफ लेके जा रहे हैं नेटो के इजलास के लिए, तो वो वहां पे मौजूद होंगे और बड़ा क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने 4 जुलाई की 250th सेलिब्रेशन का आगाज किया माउंट रशमोर में। तो उन्होंने कहा जी कि बिकॉज वी आर नाइस पीपल, हमने एक हफ्ता ऑफ किया गया है, लेकिन ईरानी जो थे दे वांटेड टू सेटल सो बैडली। अब मैं इससे एब्सोल्युटली एग्री नहीं करूंगा। इसमें 100 मुल्कों का इकट्ठा होना, 10 मिलियन लोगों का, जो कि उनकी इंटेंशंस 20 मिलियन की है, एक बहुत बड़ा शो ऑफ होगा कि इस रीजन में अब ईरान एक ताकत बन के उभर चुका है और वो अब अनटचेबल है। मर्जी की डीलें मर्जी की टर्म्स के ऊपर वो तय कर रहे हैं। उसकी रीसेंट मिसाल दोहा में हमारे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, ईरान ने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो नहीं आए। अब वो उनके हौसले बुलंद हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के अंदर उन्हें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज नो सपोर्ट। उनसे वार पावर वापस ले ली गई है, जुडिशरी उनके खिलाफ फैसले पे फैसले ठोक रही है, इन्फ्लेशन से लोग बेजार हैं और ईरान इसको समझते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो एक शो केस किया जा रहा है इस सारे प्रोसीजर को, दे आर विनिंग, दे ऑप्टिक्स। और दूसरा उसके साथ एक और बात है, इजराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो चाहे वो गजा हो, वो मुसलसल अपना कारोबार उन्होंने जारी रखा है। और इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा जो नुकसान हो चुका है अमेरिका के अंदर, पब्लिक ओपिनियन का चेंज होना और दुनिया का एक नफरत ज़दा इंसान होना, नफरत ज़दा कंट्री होना, सबसे बड़ा लॉस है उनका।
मैं नहीं समझता कि उससे ये रिकवर कर पाएंगे। लेकिन ये प्रोसीडिंग जो आज हो रही है 9 तारीख को मशहद में ये कंक्लूड होगी। मेरे ख्याल में जो कैंपेन ईरान चला रहा है इट इज वर्किंग। इट इज़ मोस्ट डेफिनेटली वर्किंग। और इसका एक और जो जीता जागता सबूत हमारे सामने आ रहा है ब्रिगेडियर साहब, मतलब एवर सिंस आई कैन रिमेंबर, मेरी जहाँ तक मेमोरी है और जब तक जितना मैंने पढ़ा है जितना देखा है, सऊदी अरेबिया और ईरान हमें हमेशा एट लॉगर हेड्स जो हैं वो नज़र आए हैं। वी हैव नेवर सीन कन्वर्जेंस। और ये भी जब जंग भी जो मुसल्लत की गई दुनिया पे, मुसल्लत करने की कोशिश भी बहुत बुरी तरह की गई GCC पे तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा, उसमें भी पाकिस्तान की खैर बहुत एक अच्छी जो है उसमें एक किरदार था जिसकी वजह से रिस्ट्रेंट सऊदी अरेबिया ने भी शो किया, ईरान ने भी रिस्ट्रेंट शो किया। हालांकि वहाँ पे जो है ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा थे वीज़ा वी अटैकिंग ईच अदर। हैविंग सेड दैट, आज सऊदी अरब की डेलीगेशन का इस फ्यूनरल प्रोसेशन में, इन तकरीबात में, इन रसूमात में शमूलियत जो है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि मुस्लिम उम्मा भी जो है वो यूनाइट होने जा रही है। वुड यू से दैट, वुड यू एग्री विद दैट? देखें जी, पहले तो जिस आपने भी कहा, आई वुड कमेंड दी पाकिस्तान सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप कि उन्होंने वाकई वो खुद भी रिस्ट्रेंट शो किया, क्योंकि उन लोगों की कोशिश थी वेस्ट में जो रोग एलिमेंट्स थे कि किसी तरह पाकिस्तान को भी इस जंग के अंदर जो है वो रोपन किया जाए। सऊदीज को तो यस दे वांटेड सऊदीज टू रिटेलिएट और ईरान पे हमलों का जवाब दें, हालांकि वो गलती से या जो भी आप कहें, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे वो जो अमेरिकन बेसिस थे वहां से हमले हो रहे थे ईरान पे, लेकिन भारत ईरानियन ने जो हिट बैक किया, उसमें सऊदी ऑयल फैसिलिटीज भी थी, तो मिलिट्री बेसिस भी थे, लेकिन बिल्कुल ये पाकिस्तान की कामयाबी आर एफर्ट्स कि सऊदी ने वाकई रिस्ट्रेंट शो किया। हालांकि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी है, एयरफोर्स है कि वो ईरान को टारगेट कर सकते थे। तो अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल एक गल्फ में, स्पेशली गल्फ ममालिक और मुस्लिम ममालिक, बिल्कुल इनकी अब एक हम देख रहे हैं कि कोलिशन जो है वो नजर आ रहा है। अभी तो लेटेस्ट खबर ये है कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया और इस्लामिक नेटो, जी द इस्लामिक नेटो, ये तो इसराइली अखबारों ने भी कह दिया कि जी हमारे लिए इस्लामिक नेटो है। और ये तो हम कितने हफ्तों से कह रहे थे कि अगर ये बन गया स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस, इट विल बी ए बिग डिटरेंस अगेंस्ट इसराइल। जो उनके डिजाइन्स हैं, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, वैसे तो ये पहले होना चाहिए था, लेकिन भारत उसमें इजिप्ट के नाम भी लिए जा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वक्त की जरूरत है और इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है। बिकॉज देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है वो इतना मॉडल एग्रीमेंट है कि हमारा वहां पे स्क्वाड्रन प्लेस्ड है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स है कि in a way it gives a lot of security to Saudi Arabia against any type of external aggression, including obviously Israel. तो कहने का मतलब ये है कि वो एक मॉडल सामने आ रहा है जो कि मेरा ख्याल अब ये जब ऑन ग्राउंड आएगा तो इसमें फिर इसकी स्ट्रेंथ। लेकिन दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, हमने बहुत मीडिया पे बैठ के कहा कि भाई अफगानिस्तान से इतने दहशतगर्द हमले हो रहे हैं और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपना विद एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान, 4 दिन पहले भी हुई है। फाइनली अमेरिका ने अपना वो क्या उसको बोलते हैं वो रोजा तोड़ा इसका और बोल पड़े, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो स्ट्राइक्स हैं इन अफगानिस्तान पाकिस्तान ने जो की हैं वो सेल्फ डिफेंस पे की हैं और जस्टिफाइड थी, व्हिच इज गुड। लेकिन आई ओनली होप द अमेरिकन्स विल आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द इंडियन कि आप लोग भी बाहर आ जाए, आप इनके पीछे हैं, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स अफगानिस्तान में, तो आप भी थोड़ा सा अब इट्स टाइम टू मेंड योर वेज। तो perhaps I think we're expecting too much. I think अभी इस पे अफगानिस्तान पे खुश हो जाना चाहिए हमें। We're perhaps expecting too much. हाँ, वो लगा बात है। Shall we say we're hoping against hope? Hoping against hope ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेटा पब्लिक प्रेशर कायम रहना चाहिए और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में BLA के खिलाफ वो जो अपना रेफरेंस दायर हुआ था रेजोल्यूशन बाय द चाइनीज एंड पाकिस्तानी, इन्होंने पहले उसको भी होने नहीं ब्लॉक किया हुआ है। मेरा ख्याल दैट शुड आल्सो नाउ गेट थ्रू। तो अमेरिकन को थोड़ा भी समझना चाहिए कि जनाब इतनी पाकिस्तान ने आपकी मदद की, आपको फेस सेविंग एग्जिट दे रहे हैं, जंग आप जीतने नहीं है। वैसे तो ट्रंप ने आज कहा कि हमारी कामयाबी वॉर ऑन टेरर में, और वॉर ऑन टेरर में तो हमने आपको मदद की थी अफगानिस्तान से निकलने में। आई थिंक यू नो ये आपने आपके जो आप अभी एक्सपेक्टेशन आपकी है
वो आपने खुद ही उसको नेगेट कर दिया। वॉर ऑन टेरर में देखें कि किस तरह पाकिस्तान ने जो है हेल्प की और क्या हुआ, और फिर उसके बदले में देखें पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और किस तरह अमेरिका एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा यहाँ से निकल के जा चुका है। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, आई थिंक इंडिया को तो खड़ा ही किया गया है अगेंस्ट चाइना। हम तो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हम कहीं छोटे जो हैं वो हमारे खिलाफ अज़ाइम हैं, असल अज़ाइम तो जो है वो चाइना के खिलाफ हैं। तो इंडिया को खड़ा ही जो है वो चाइना के खिलाफ किया गया है। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी बदलेंगी, बट अगेंस्ट लाइक आई सेड होपिंग अगेंस्ट होप। शिराज साहब आपकी तरफ आती हूँ, ये जो डेवलपमेंट है सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन की वहाँ पे प्रेजेंस, एंड अगेन हमने चीज़ें देखा है कि किस तरह जो है ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी जो है वो किस तरह दोनों साइडों ने रिस्ट्रेन का जो है वो मुजाहरा किया। अगेन पाकिस्तान रोल वाज कमेंडेबल, बट डू यू थिंक कि ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली है, एंड परहैप्स फॉर द मुस्लिम उम्मा दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? डॉक्टर साहब, मैं तारक साहब की एक बात को आगे लेके चलूंगा कि जो इस जंग में सबसे बड़ा लॉस हुआ है ना, वो ज़ायनिस्ट जो रिजीम है नेतन्याहू की, वो नैरेटिव की लॉस उनको हुई, और अमेरिकन जो अवाम है उनका एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्स या एक एफिलिएशन जो खास तौर पे अमेरिका के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी के लोगों की थी, वो बड़ी हद तक कम हुई। आप देखें कि अंदर की टूट फूट के अलावा अब मेरे ख्याल से अमेरिकन भी रिवॉर्ड करने लगे कि हमारे टैक्स पे पैसा, हमारा असला, हमारी जो बारूद है, हमारे मिसाइल है, डेविड स्लिंग है या थार्ड है या इवन पेट्रियाइट है, वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। अब आप देखें सोशल राइट्स एक्टिविस्ट उठ रहे हैं, आपके जो प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज है वो बात करें, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। दूसरा जो नुकसान इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजराइल को हुआ और अमेरिका को, उन्होंने अपने अलाइज खो दिए। देखिए कतर, सऊदी अरेबिया, ये बड़े की अलाइज थे और बड़े पावरफुल मुल्क हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको रोका इस जंग में जाने से, दैट वाज लाइक ह्यूज सक्सेस। और इस वक्त मैं विजिबली दो बड़े क्लियर इस वक्त ब्लॉक्स देख रहा हूँ। एक अगर आप देखें तो कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजिप्ट और जो तुर्की को आप मिला लें, और इवन ईरान, जो जिस तरीके से R4 जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बड़ा विजिबली कहा गया कि वी विल बी स्टेबलाइजिंग द रीजन। तो व्हाट डज इट मीन, बड़ा क्लियर मैसेज है। दूसरा इस वक्त जो उम्मा वाली बात आपने की, उसमें मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि यूएई, कुवैत और बहरीन, ये ऐसे ममालिक हैं कि दे आर ऑन द डिफरेंट ब्लॉक, जिसमें आप अमेरिका को डाल दें, जिसमें आप जॉर्डन को भी डाल दें, क्योंकि जॉर्डन वुड नॉट बी कमिंग वेरी ओपनली। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम इशू होगा। फिर आप इंडियन को देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए नरेंद्र मोदी का ना सर कथा कलामी की माफी, उम्मा की जो मैंने बात की, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन ममालिक के अपने जो हैं वो ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक रियलाइजेशन आ गई है कि ईरान को एक हवा बना के हमारे सामने खड़ा किया गया था और बेसिस यहाँ पे बनाई गई थी, उन बेसिस का हमें फायदा कोई नहीं हुआ, उनका नुकसान ही हुआ उल्टा हमें। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, डिस्टेंट फ्यूचर में हमें शायद ये चीजें नजर आए। ये आपका टोटल एक मैं तो सिक्योरिटी रिवैम्प हो गया। जनरल साहब शायद मेरे को से इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ अब आप देखें अगर ईरान शामिल होता है, तुर्की मौजूद है, सऊदी अरब, कतर और इसके अलावा इजिप्ट अगर आप उस साइड से डाल दें, तो ओवरऑल ये जितना आपका यानी वो कहते हैं ना कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल एशिया, ये ओवरऑल एक आपका एक नेक्सस बनेगा। फिर आप इस तरफ देख रहे हैं जो अफगानिस्तान की आपने बात की, बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस बेशक अमेरिकन हमारा साथ नहीं दे, लेकिन अमेरिकन की मजबूरी है, दे कैन नॉट रिलाई ऑन अ वेरी वीक इंटर तालिबान रिजीम जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंधार तक लिमिटेड है, उसको तमाम मुल्क की रिकॉग्निशन हासिल नहीं है। स्टिल दे नीड पाकिस्तान पावरफुल है, यहाँ पे वो मौजूद हो चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे वो दोस्ती के नाम पे हो, चाहे मिनरल तलाश करने के नाम पे हो, लेकिन दे वांट टू बी हियर। और वो चाहते यही है मेरे ख्याल में कि आप अपनी जो चाइना काउंटर पॉलिसी है, आप वांटेड टू कीप एन आई ऑन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, वो जरूर आएंगे। पाकिस्तान क्या कर सकता है अपार्ट फ्रॉम, देखें पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक पे हमला दूसरे के हमले के बराबर है, वी कैन यूटिलाइज दैट प्रेशर। कतर हमारे अम्ब्रेला के अंदर आना चाहता है। और आखिरी एक बड़े मजे की चीज ये है कि सऊदी अरेबियंस आर नाउ ओपनली सेइंग दैट वी आर अंडर पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और अगर कतर भी आता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर, तुर्की भी आता है, फिर हमारे और तुर्की के जो डिफेंस इस वक्त जो प्लान है आगे डिफेंस के हवाले से, हमारे कान प्रोजेक्ट है, ड्रोन का प्रोजेक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल बेल आउट है, if they really wanted to get rid of IMF and World Bank, ये इस्लामी मुआलिफ बड़ी हद तक पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ खैरात या चंदा के, बट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल मिलिट्री सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव सपोर्ट। ये तमाम मुमालिक
दे सकते हैं पाकिस्तान की, इन रिटर्न फॉर बेलिंग आउट पाकिस्तान फॉर I'm sorry, I'll have to interject. एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर भी जाऊंगी. I'll get his perspective. ये जो अलायंस बन रही है उस पर भी, that and much more right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तार साहब, आपकी तरफ आती हूँ. आई पोज द सेम क्वेश्चन टू यू. जो हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा के लिए, वहाँ मैं जहाँ शराय साहब की बात से अग्री करती हूँ कि बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अभी इसमें नहीं शामिल, या जो कि उनके अपने जो हैं वो इश्यूज़ हैं ईरान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन आ जाना जिसकी तरफ मैंने बात की कि ये जो हमें आपस में जो हमारे इश्यूज़ क्रिएट किए गए हैं वीज़ा-वी ईरान, ये ईरान की वजह से नहीं, इजराइल की तरफ है. ये इदराक भी हो जाना, इस चीज़ की रियलाइजेशन कहीं ना कहीं शुरू भी हो जाना, दैट इज ऑल्सो, यू नो, आई वुड कंसिडर दैट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द उम्मा. देखिए, दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि अभी रिसेंट जो कन्फ्रंट्रेशन हुई है, सिर्फ कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया गया सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उन्होंने अभी तक ईरान के साथ डायलॉग नहीं किया. यूएई ने डायलॉग कर लिया, कई दूसरे, कतर आपने देखा है, और कई ममालिक जो है वो उन्होंने डायलॉग अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए ईरान के साथ. बल्कि सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनका वफद है, कल वो भी सुप्रीम लीडर के जो प्रोसीडिंग उनके तदफीन के लिए जा चुका है. अब उसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे उनकी मर्जी का एक अलायंस बने और उसको पाकिस्तान लीड करे. उसकी वजह ये है, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बयान देखा होगा पीट हेग्सेथ का, सेक्रेटरी ऑफ वॉर का, कि नेटो से भी हम अपनी फौजें वापस बुलाने लगे हैं. आपने देखा होगा उन्होंने धमकी दी है, और रिसेंट उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको, उस प्लान को जो है वो अभी होल्ड पे डाला है. उसकी वजह ये है, अब से 2 महीने पहले पीट हेग्सेथ और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बार बार इशारे दे रहे हैं न्यू चेंज इनटू द फॉरेन पॉलिसी. उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड से गयाना हमारा फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव, मतलब ये है कि मानरो डॉक्ट्रिन, हम अपने अपने एरियाज का तयन करेंगे. मैं बहुत अरसे से इस पर सर्च कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की सेकंड प्रेसिडेंसी में क्या होगा. प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कोशिश की कि रशिया और चाइना के अलायंस को तोड़ा जाए. उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को अलास्का में बुलाया, बड़ी कोशिश की, नहीं हो सका. चाइना गए, नहीं हो सका. ईरान इधर उधर नहीं. अब जो मेरे ख्याल में, मैं हमेशा इस चीज को प्रेडिक्ट करता था कि योल्टा 2 होगा. योल्टा 2 क्या है कि अपने अपनी हदूद का तयन किया जाएगा. अमेरिका सिर्फ आप देखेंगे ग्रीनलैंड, कनाडा और साउथ अमेरिका जो कि माइक्रो डॉक्टर हैं, इसके ऊपर तवज्जो देगा. और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो क्रीमिया और यूक्रेन को इग्नोर कर रहे हैं. बार बार यूरोप को कहते हैं अपने डिफेंस पे आगे आए. और मिडिल ईस्ट के अंदर वो उनकी इस वक्त पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप. पाकिस्तान आर्मी हैज प्रूवन. और दूसरा करना चाहूंगा कि वाहिद आर्मी इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो ना अमेरिकन हथियारों पे उनकी दस्तरस है, बल्कि चाइनीज इक्विपमेंट जो है उनके ऊपर भी उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जंग से निकलकर आपने जो एक अपना रोल बनाया है एज अ पीस ब्रोकर, और आप इस वक्त दुनिया के हर कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल हैं. मेरे ख्याल में आपका रोल मजीद बढ़ेगा. सिक्योरिटी, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इस रीजन में काम आएगी. और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो एक डिफेंस को प्रोडक्ट लेके निकले हैं, दैट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. मेरे ख्याल में दिस इज हाउ आई सी पाकिस्तान एंड आइडियल सिचुएशन एज अ पीस ब्रोकर. और मैं समझता हूं कि वेल डन पाकिस्तान, वेरी अप्रिशिएटिव. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ. अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक नेटो, इसको जो है वो वेस्टर्न जरीदे जो हैं वो नाम दे रहे हैं, जो ये अलायंस है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट और तुर्की की, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसमें कौन कौन सी, बिकॉज ये स्टार्ट हुआ जब इजराइल ने अटैक किया कतर पर, और उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया जो है और हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे. और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि जी आगे इसमें जो है वो कतर भी आएगा और बहुत सारे ममालिक आएंगे. इज दिस द बिगिनिंग ऑफ दैट पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ दैट पैक्ट, या ये उससे भी कोई बड़ी चीज़ है? मुझे याद है जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अभी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं आया था, सीज फायर नहीं हुई थी, तो जिस तरह जिस नहज पे चीज़ें जा रही थी,
सब ने बात करनी शुरू कर दी थी और इस पर ये जो है बात भी लिखा भी जा रहा था, पढ़ा भी जा रहा था कि OIC में कोई एक दोबारा से जान शायद फूंकी जाएगी शायद, और उसको इस दफ़ा जिस तरह जो पाकिस्तान ने एफर्ट एक शुरू किया था उसको आगे वन स्टेप फर्दर जो है वो हम जा सकते हैं. हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेसिंग? देखिए, अगर आपको याद है जब बोर्ड ऑफ पीस हुआ था आज से कुछ महीने पहले, तो उसमें पे 8 इस्लामी ममालिक हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ममालिक जो हैं आउटसाइड द गल्फ रीजन, ये भी शामिल हुए थे, पाकिस्तान भी. तो दैट वाज मोर ऑफ आप ये कहें कि पॉलिटिकल, मतलब एट द गवर्नमेंट लेवल, स्टेट लेवल वो सारे मामला थे. लेकिन ये प्योर इज गोइंग टू बी अ मिलिट्री अलायंस, और उसका फर्स्ट स्टेप आप देख लें कि पाकिस्तान ऑलरेडी हमारी फोर्सेस जो हैं, मैंने पहले भी कहा, एयरफोर्स और सपोर्टिंग एलिमेंट्स आर डिप्लॉयड इन सऊदी अरेबिया. तो मैं देख रहा हूं कि ये मामला आगे बढ़ेगा. आप देखेंगे इसमें इजिप्ट भी आएगा, और ये जो 2-3 ममालिक रहेंगे ना, कुवैत और बहरीन, इवेंचुअली आप देखेंगे ये भी आ जाएंगे बीच में, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कोलिशन फोर्स बनेगी. ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा, सऊदीज का बड़ा रोल होगा, तुर्किया का बड़ा रोल, सारे ऑल बिग वेरी स्ट्रॉन्ग. बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग. ये एक बहुत बड़ा रोल और पाकिस्तान इसको लीड करेगा. शराई साहब ने भी बात की थी हमारी फाइनेंशियल जो हमारी बेल आउट्स हैं, एक हमारी जो टेररिज्म है उससे भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करते हैं. हमारा जो फाइनेंशियल इशू है उससे भी इंटरलिंक्ड है. अब ये सारे ममालिक अगर आ जाते हैं, और जिस तरह अभी तार साहब कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसको लीड करे, अमेरिका की भी जो है वो एक तरह से जो है वो इसको सपोर्ट हासिल है, तो क्या हमारे जो टेररिज्म के मसाइल हैं वीज़ावी जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है, क्या उससे उस पर हमें कोई जो है वो तब्दीली नज़र आएगी? वहाँ हमें कोई हमारे लिए सुख चैन का सांस हम ले सकेंगे? असूलन उसका एक डिटरेंस इफेक्ट आना चाहिए ऑन द इंडियन. लेकिन बात यह है कि जब आपकी जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जब वो उसका किसी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा ऑन इंडिया, कि जनाब आप ये पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के हमले जो आप स्पॉन्सर करा रहे हैं वाया अफगानिस्तान, तो इस मामले को रोकना चाहिए. तो जब तक वो नहीं होगा इन अ वेरी सीरियस वे, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये करते रहेंगे, और हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑन द रशियन बॉर्डर. I was alluding more towards the KSA influence on TTP. ऑब्वियसली चाइना के साथ तुर्की का जो आपको पता है कि इसमें जो है वो कोशिश भी की गई, तुर्की ने अपना रोल प्ले करने की, वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स भी हुई. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट, नॉट स्पेसिफिकली कि अमेरिका जो है वो इंडिया को बात करने. कतर ने तो मीडिएट किया था ना बिटवीन द अफगान तालिबान एंड द अमेरिकन्स, और फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगान तालिबान गवर्नमेंट के दरमियान कतर का भी रोल रहा है, ओमान का भी रहा है, तुर्किया का भी है, इवन द सऊदी. लेकिन देखें अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, अभी तक उनका इफेक्ट नहीं आया, वो असर सुख नहीं वो कायम कर सके अफगान तालिबान गवर्नमेंट में कि जनाब यू बिहेव, एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और ये पाकिस्तान में जो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं ये मामला जो है इसको आप खत्म करें. अभी तक तो उसका रिजल्ट हमें सामने नजर नहीं आ रहा. लेट अस सी आगे अब तुर्की और इन्वॉल्व होता है या ये अलायंस जो है. चले मैं जरा शराई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे लूँ. शराई साहब, अलायंस और जिस तरह अभी कह रहे हैं तार साहब के विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, अब हमारा जो यहाँ पे इशू है, एक तो फाइनेंशियल आपने एक इशू कह दिया, जो हम टेररिज्म का कह रहे हैं उसमें हमें पता है कि अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, वो एक बहुत जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं. अमेरिका अगर चोक कर दे, जो ये पैसे जाते हैं तालिबान को जाते हैं, तो इंडिया कितना ही कुछ कर लेगा. क्या आप समझते हैं कि उस तरफ हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, दैट्स अ लिटिल टू मच टू एक्सपेक्ट? देखिए डॉक्टर साहब, अमेरिकन ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल ही किया है, और हमारा अमेरिकन का ताल्लुक वो सास बहू वाला रहा है हमेशा. एंड हमने देखा कि पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा जब उनके इंटरेस्ट पूरे हुए थे वो आराम से निकल गए. अब इस वक्त अगर आप बड़ा टेक्निकल इशू बन गया है, वो ये है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिकन को एक ताकतवर अलाय चाहिए, और वो पाकिस्तान की शक्ल में है. वो चाहे मुख्तलिफ वजूहत उसकी हो सकती है, उस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है. इंपॉर्टेंटली एक और अलायंस बन रहा है, वो है आपका
इसराइल और इंडिया, और वो बड़ा डिफेंस के हवाले से भी है, फाइनेंशियल उसके हवाले से, और दे आर एंगेजिंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान सॉफ्ट वेरीज वेस्टर्न बॉर्डर, और आपने देखा कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडियंस को अंदाजा हो गया कि आप यू कैन नॉट फाइट पाकिस्तान एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, 5 साल बाद अगर कोई बड़ी सुपर नेशनल किस्म के इन्होंने इक्विपमेंट हासिल कर लिए, कोई मोरल इनका इतना हाई, और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर ट्राई करें, बिकॉज द वे इंडियंस वर प्रोजेक्टेड एज एशियन टाइगर्स, वो मिथ खत्म हुई। अब गई बात है, अमेरिका जैसे तार साहब ने कहा, इट्स रिलाइंग ऑन अ पावरफुल पार्टनर, और वो अफगान तालिबान भी नहीं हो सकते। हाँ, दे विल कंटिन्यू, ये नहीं मतलब प्रॉक्सी जंग जरूर लड़ेंगे, कीप एन आई, कीप पाकिस्तान इन प्रेशर अपने मफादात के लिए, ये एक सिलसिला चलता रहेगा जो बड़ा खतरनाक होगा। दूसरा देखिए, बड़ी अहम चीज ये है कि इस खित्ते के अंदर जो फाइनेंशियल बूम आएगा वो पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना और इवन रशिया तक अगर हम एक लिहाज, एक मैकेनिज्म बनाएंगे ट्रेड का, और अफगानिस्तान इज द ओनली हर्डल। अब इस वक्त अफगान तालिबान रजीम या वो प्रॉक्सी जो आईएसके की शक्ल में है, जो टीआईबी की शक्ल में, ईटीआईएम की शक्ल में, दे कैन इजीली बी एक्सप्लॉइटेड। और उसके लिए आपको एक चीज करनी है, यू हैव द फाइटर्स, यू हैव द मोर देन 7.2 to 10 billion डॉलर्स ऑफ दोज वेपन्स जो कि वॉरलॉर्ड्स के हाथ में। आपने पैसा पंप करना है, पैसा आ रहा है आपके मिडिल ईस्टर्न नेक्सस में, जिसमें यूएई वाज वेरी मच इन्वॉल्व, यूएई था या यूएई के फ्रंट ऑपरेटर्स थे, बहरीन, कुवैत, दीज वर द मेन चैनल। फिर इंडियन चैनल आपके पास आ गया। अब आप देखें, डायरेक्टली हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हर 3-4 माह बाद $160 बिलियन आप उठा के जहाज में भेज देते हैं, लेकिन नाउ देयर आर डेली फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू काबुल, तो उसमें क्या जा रहा है? एनीथिंग कैन हैपन। जो पाकिस्तान के खिलाफ लेटेस्ट खतरनाक चीज वो है जो ड्रोन वॉरफेयर है। देखिए, चाहे वो लो क्वालिटी का क्वाडकॉप्टर है, चाहे वो हाईली सोफिस्टिकेटेड हीरो ड्रोन है, या कोई और यूरोपियन ड्रोन है, लेकिन दैट इज डेंजरस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फिजिकली जो आप पाकिस्तान के बॉर्डर को इंट्रूड करते थे वो दहशतगर्द अब आ रहा है ड्रोन की शक्ल में, एंड अफगान तालिबान रिजीम इज पैटर्नाइजिंग इट। बट पाकिस्तान हैव टू डू, मेरे ख्याल में सऊदी अरब के साथ साथ कतर, बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए, चाइना कैन हेल्प आउट, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक दे आर विलिंग टू हेल्प आउट। अब अमेरिकन से ज्यादा इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो आराम से बैठ के इस तमाम खित्ते को दोबारा मॉनिटर करेंगे, और हाँ, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो दे डोंट हैव बेसेस इन मिडिल ईस्ट, दे वुड हैव ओनली वन बेस इन इजराइल, ठीक है, और दूसरा बड़ा बेस वो चाहेंगे बागराम में। तो क्या वो दोबारा अफगानिस्तान आने की कोशिश करेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली। लेकिन एक चीज जरूर है कि मेरे ख्याल में अमेरिकन सोल्यूशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, वी हैव टू गो फॉर अ रीजनल सोल्यूशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तार साहब, वुड यू एग्री कि अमेरिका की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए? बिकॉज बेशक अभी जिस तरह बात भी की गई कि जी एक स्ट्रॉन्ग एलाय उनको चाहिए, इस पे भी मैं चाहूँगी आप रोशनी डालें कि इस पे भी बहुत बात हो रही है कि ये जो अलायंस है ये प्रेसिडेंट ट्रंप तक जो है ये महदूद है और इसके बाद तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सो क्या आप समझते हैं, वुड यू एग्री विद शराय साहब, कि हमें इनवर्ड्स देखना चाहिए, रीजन में देखना चाहिए, ना कि हम अमेरिका से एक्सपेक्ट करें? बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड मुझे भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहाँ से। देखिए, एक तो मैं चीज इसमें मैं दहशतगर्दी के हवाले से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान एक तो नया ट्राइका जो बन चुका है, इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है टीटीपी को, लेकिन हालात टीटीपी के ठीक नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त जो एक नई डेवलपमेंट हुई पिछले महीने, फैटफ के अंदर एक इंडियन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे अपॉइंट हुए हैं, और मुसलसल नोट किया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से वो हमले, मैं इनको हमला नहीं कहूंगा, वो छोटे छोटे ड्रोन भेज के साथ एक न्यूज बनाते हैं कि हमने दाइश खुरासान के ऊपर हमला किया है। तो दर हकीकत वो पिक्चर जो है वो ये ड्रा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज हार्बरिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और फैटफ के अंदर वो दोबारा इस चीज को रखना चाहते हैं। दर हकीकत इस वक्त जो दो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, एक भारत और एक इजराइल, वो सख्त जख्मी है इस वक्त, काबिल बर्दाश्त उनके लिए नहीं है। दो चेंजेस, और दूसरा अब मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। देखें, इस वक्त बिल्कुल लोगों ने उम्मीदें काफी लगा रखी हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बाद क्या होगा। मैं उसके तरफ आना चाहूंगा। देखें, स्टेट ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप उसको सपोर्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं, लेकिन डिफेंस पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज नहीं होती। मैं इस जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था
उसको मैं ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझता, मैं चाइना का और अमेरिका का आमना सामना होना उसको उस लेंस से देख रहा हूं। वो चाहे जो भी आगे फ्यूचर में आए, चाइना की तरफ वो बढ़ता रहेगा। Exactly. ये फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब उसमें दो चीजें करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब दोनों लकी हैं कि डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई कद्दावर शख्सियत मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ एक तो नंबर वन, 12 साल डेमोक्रेट पार्टी ने जो अमेरिका के साथ किया अभी तक लोगों को वो याद है। सिर्फ महंगाई एक ऐसी चीज है जो जंग से पहले भी अमेरिका में मौजूद थी। अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस के जेडी वैंस और मार्को रूबियो का जो अगला टिकट होगा वो विन करेगा और रिलेशनशिप मजीद कंटिन्यूस रहेंगे अमेरिका पाकिस्तान के साथ अगले 8 साल के लिए। और दूसरा मैं यह करना चाहूंगा, ये जो शिफ्ट आया है, चेंज आया है, दिस वाज, देखें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ना कर दे तो ये कोई और दूसरा सदर भी होता तो ये होना था, चाइना की तरफ इन्होंने बढ़ना था। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पिछले 12 साल की अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को हर कंट्री ने, और ट्रेड पॉलिसी को अब्यूज किया, जिसमें अब चाइना है, रशिया है, इंडिया है और इजराइल है। देखिए किस तरीके से इंडिया खुल के रशिया से तेल लेता था और वॉशिंगटन डीसी में भी आके वो लुडियां डालते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको रोका, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया फौरन। तो दर हकीकत इसमें टाइमिंग थी और अपॉर्चुनिटी थी। और दूसरा, भारत का ओवर कॉन्फिडेंस होना फॉरेन पॉलिसी में कि वी आर विश्व गुरु है, वो उनको बैकफायर कर गया। लेकिन मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान इज बैलेंसिंग a relationship in between Washington DC and Beijing and Riyadh and other countries and very carefully। मैं आज एक छोटी सी बात और कोट करना चाहूंगा, और हर चीज जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा में अपने डायस्पोरा के सामने कहा था, उन्होंने ये, मैं आई वाज सरप्राइज्ड दैट टाइम, उन्होंने कहा था कि दुनिया फॉरेन पॉलिसी की क्लासें लिया करेगी पाकिस्तान से। चलें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में हमें यही नजर आएगा। On that note, we'll have to close today's Prize Sahab or Brigade Sahab. Thank you very much for making time for the program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.